एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम सी यू सेट एमएससी लाइफ साइंस 2019 का पेपर सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 100 क्वेश्चन तक कवर अप कर लेंगे। यानी कि आज आपका सी यू सेट एमएससी लाइफ साइंस 2019 का पेपर सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज ये थर्ड पार्ट है इस वीडियो सीरीज़ का, तो इसको शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81 से। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज और भी पेपर सोल्यूशन वीडियोज़ हैं यहाँ पे एडेड। इसके अलावा जो भी एमएससी एंट्रेंसेस से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो मैं रेगुलरली यहाँ पर डालती रहती हूँ। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सी यू सेट 2019 एमएससी लाइफ साइंस का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ अ टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ। ब्लॉटिंग का जो क्वेश्चन है वो हमने पिछले एक पार्ट में भी देखा था, वहाँ पे ईस्टर्न के बारे में बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में। ये जो टेक्निक है ये किस चीज़ को डिटेक्ट करती है? आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम नॉर्दर्न यूज़ करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न यूज़ करते हैं, डीएनए के लिए हम साउदर्न यूज़ करते हैं। तो ईस्टर्न किसके लिए यूज़ करते हैं? ईस्टर्न हम यूज़ करते हैं अगर हमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस को एनालाइज करना है ना। प्रोटीन के अंदर जब ट्रांसलेशन हो जाती है उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनको एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ईस्टर्न टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न पूछा था तो वो यूज़ होती है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूजफुल टू डिटेक्ट द एमआरएनए इन अ सैंपल। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था वो किससे रिलेटेड था? प्रोटीन से रिलेटेड। पिछले पार्ट में हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो पूछ रहा है कि एमआरएनए को अगर मुझे डिटेक्ट करना है तो वो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? उसके लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ की जाएगी। तो ब्लॉटिंग से ही 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए किया जाता है वो चीज़ पूछें। देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर भी होता है, फंगल कल्चर भी होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी होता है, ऐसे ही एनिमल सेल कल्चर भी होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ सेल कल्चर लिखा हुआ है यानी कि वो एनिमल सेल कल्चर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मेंशन होता कि कौन सा कल्चर है ना। द पॉइंट इज़ कि इस एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करके मैं क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करवा सकती हूँ, या साइंटिस्ट जो होते हैं लैब में जो काम करते हैं वो क्या क्या चीज़ें एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करके प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो एंजाइम्स होते हैं जो बन सकते हैं, हार्मोन्स बन सकते हैं, इम्यूनोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, जैसे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं ना, वो सारा। इसके अलावा एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं, वो सब भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम एप्लीकेशन, तो सबसे ज़्यादा जो एनिमल सेल कल्चर को यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें आती है आपकी वैक्सीन्स। पोलियो की वैक्सीन, मीज़ल्स की हो गई, मम्प्स की हो गई, रुबेला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इन सब की जो वैक्सीन्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए सेल कल्चर टेक्निक यूज़ की जाती है। सो मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Next question, question number 84. The use of living microorganisms to degrade the environmental pollutants is called. अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है और मुझे उसको डिग्रेड करना है, जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड करना है और उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बायो रेमीडिएशन। इसमें माइक्रोब्स भी यूज़ हो सकते हैं, एल्गे, फंजाई, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, तो हम उसे बायो रेमीडिएशन कह देते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो एनवायरमेंटल रेमीडिएशन मुझे करनी है उसके लिए नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया जा रहा है तो उसे नैनो रेमीडिएशन कह देते हैं। सिंपल है। सो अगर सारी चीज़ें इंक्लूड करके बोला जा रहा है, सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करके बोला जा रहा है, तो उसे बायो रेमीडिएशन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड सुपर बग दैट कुड क्लीन ऑयल स्पिल्स। तो यहाँ पर हम बात करें ऑयल स्पिल्स की, यानी कि अगर मान लो कोई वाटर बॉडी है और वहाँ पे कोई शिप वगैरह जा रही है, कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑयल स्पिल हो जाता है, पानी के ऊपर सारे में ऑयल ऑयल है, नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं पानी के अंदर, उनको खतरा हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो एक्वेटिक लाइफ को खतरा हो गया, तो ये ऑयल हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। बट वो हम तो नहीं हटा सकते, तो हमें कुछ बायो रेमीडिएशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो बायो रेमीडिएशन करी जाएगी इस ऑयल को हटाने के लिए, उसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे। बट बैक्टीरिया कैसे हेल्प करेगा? यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये यूनिक सी एबिलिटी होती है उनके अंदर, कि वो इन पोल्यूटेंट्स को, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह है, इनको मेटाबोलाइज करें। मेटाबोलाइज एज इन इनको ब्रेक डाउन करेंगे और कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ भी हैं और फ्रेंडली भी हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को हम यूज़ करेंगे। बैक्टीरिया इस पेट्रोलियम वगैरह जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इस ऑयल वगैरह जो हमारा पानी के अंदर आ गया है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसको सेफ़ एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब
ये जो बायो रेमेडिएशन हम कर रहे हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके, इसको एक्सेलरेट करने के लिए ना हम सुपर बग यूज़ कर सकते हैं। सुपर बग क्या है? सुपर बग वही चीज़ है जो एक इंडियन साइंटिस्ट ने बनाई है, जिनका नाम है डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। इन्होंने 1980 में सुपर बग की डेवलपमेंट की। अब ये सुपर बग इन्होंने बनाया कैसे? इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 डिफरेंट स्पीशीज़ ली पेट्रोलियम को डिग्रेड करने वाले सुडोमोनास की, यानी कि ऐसे सुडोमोनास जो पेट्रोलियम को डिग्रेड कर सकते हैं, उनकी 4 स्पीशीज़ ली, उनके डीएनए को कंबाइन किया और एक नई स्पीशी की जनरेशन करी, यानी एक नई स्पीशी बनाई जिसको नाम दिया सुडोमोनास प्यूटिडा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सुपर बग की हम बात करें क्वेश्चन के अंदर, जो कि ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने में सक्षम रहता है, उस सुपर बग का नाम है सुडोमोनास प्यूटिडा और इसको बनाया एक इंडियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम है डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सीयूसेट का क्वेश्चन है, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। यहाँ पे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वो होता है PBr322 और जो सबसे पहले यूज़ किया गया था प्लाज्मिड वेक्टर वो था PSC101। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए, इनको लर्न कर लेना। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये सबसे पहला यूज़ किया जाने वाला प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है। सो यहाँ पे पूछा था पॉपुलर, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफाज इज कॉल्ड। अगर बैक्टीरियोफाज यानी कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा ऐसा वायरस, उसको यूज़ करके अगर हम जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म है या ये प्रोसेसेस हैं। ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो जीन है या इसके अंदर जो प्लाज्मिड है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना है तो सेक्स पिलाई बनेगा। सेक्स पिलाई के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। दूसरा काम क्या हो सकता है, वायरस के पास जो जीन है, वायरस जो है वो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हुए अपना जीनोम इसके अंदर भेजता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ये पहुँचा देगा बैक्टीरिया के अंदर, फिर हम रेप्लिकेट करके कॉपीज़ बना लेंगे और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैकेनिज्म हम इसमें यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफाज। फिर आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर खुद का तो है ही डीएनए वगैरह जो प्रेजेंट है, बाहर जो एनवायरनमेंट में डीएनए प्रेजेंट है, अगर हम चाहते हैं कि ये उसको भी ले ले अंदर अपने इनकॉर्पोरेट कर ले, तो उसका क्या करते हैं हम, यहाँ पे एनवायरनमेंट में डीएनए छोड़ देंगे। बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इस डीएनए को अलाउ करे कि वो उसके अंदर एंटर कर जाए, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो हम इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ताकि इसके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाए और ये जो डीएनए बाहर प्रेजेंट है इसके अंदर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे कोई सेल है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं और उसके अंदर भी डीएनए एंटर कर रहा है। तो ये ट्रांसफेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो ये डिफरेंस ये होता है कि जो ट्रांसफेक्शन है वो हम यूज़ करते हैं जब हमें फॉरेन डीएनए मेमेलियन सेल्स के अंदर भेजना है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। और ट्रांसफॉर्मेशन टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हम फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियल या यीस्ट या प्लांट सेल के अंदर भेज रहे हैं तब। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे पूछा था कि अगर वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफाज के थ्रू, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम ट्रांसडक्शन कहेंगे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल लॉ का एक्सेप्शन पूछ रहे हैं। मेंडल का एक लॉ था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, एनसीईआरटी में पढ़ा था, थर्ड लॉ ये वही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल आर जो है वो कैपिटल आई पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर उसे गेमीट में जाना है वो इसके इंडिपेंडेंट ही गेमीट में चला जाएगा। स्मॉल वाई पे भी नहीं डिपेंडेंट है, सारे के सारे ये जो हैं ये आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, इनको जहाँ जाना है ये जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ये यहाँ पर लोकस है, एक ये यहाँ पर लोकस है, इस पे जो दो जीन्स प्रेजेंट है वो इतने पास पास हैं कि जब यहाँ से इनहेरिटेंस होगी तो इन दोनों का साथ में इनहेरिट होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। तो लिंकेज कह रहा है कि साथ में इनहेरिट होंगे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। तो मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका एक एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज कहता है कि अगर ये बहुत ही पास पास प्रेजेंट है, यानी कि दो जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, तो वो साथ में इनहेरिट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है। उनके चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर, मतलब साथ में इनहेरिट होंगे, वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो F1 जनरेशन आई है ना, उसे किसी भी पेरेंट के साथ आप क्रॉस कर लो, चाहे ये वाला पेरेंट चाहे ये वाला पेरेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। एक होता है टेस्ट क्रॉस, जो F1 प्रोजेनी आई है ना, उसको आप एक रिसेसिव होमोजाइगस के साथ जब क्रॉस कराते हो तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे F1 जनरेशन को एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, अ क्रॉस बिटवीन टू वाइट फ्लावर वेराइटीज ऑफ अ स्वीट पी यील्ड पर्पल फ्लावर्ड प्लांट ड्यू टू। तो यहाँ पे दो प्लांट थे जो कि वाइट कलर के थे और उनको क्रॉस किया तो हमें एक पर्पल फ्लावर मिला। क्या हुआ, मैजिक हुआ? नहीं, मैजिक नहीं हुआ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ने काम किया। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, देखो, एक कलर है, ठीक है, पर्पल कलर हमें चाहिए, उस कलर को बनाने के लिए मुझे दो प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे दो क्रोमोजेन्स चाहिए, तब जाके मैं उस पर्पल कलर को बना पाऊंगी। अब एक क्रोमोजेन मुझे मिलता है सी से, कैपिटल सी की वजह से, और एक मुझे मिलता है कैपिटल पी की वजह से, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर कैपिटल पी नहीं है, तो क्या वो इस पर्पल कलर को बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। मैंने कहा ना कि मुझे दोनों ही क्रोमोजेन्स चाहिए तभी ये पर्पल कलर बनेगा, अदरवाइज वाइट बनेगा। तो एक ऐसा प्लांट जिसके पास कैपिटल सी तो है लेकिन पी नहीं है, तो वो भी पर्पल नहीं बना पाएगा। और एक ऐसा प्लांट जिसके पास कैपिटल पी तो है लेकिन सी नहीं है, तो वो भी पर्पल नहीं बना पाएगा। तो दोनों ही केसेस में वाइट बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये जो पेरेंट्स हैं, एक के पास कैपिटल सी है, एक के पास कैपिटल पी है, और इसके पास, जिसके पास कैपिटल सी है उसके पास कैपिटल पी नहीं है, और इसके पास, जिसके पास कैपिटल पी है उसके पास कैपिटल सी नहीं है। यानी दोनों के पास कुछ ना कुछ कमी रह रही है जिसकी वजह से पर्पल नहीं बन पा रहा है, वाइट बन रहा है, ठीक है। अब जब इनका क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन हमें मिलती है हीट्रोजाइगोट, और इस हीट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर कैपिटल सी भी है, कैपिटल पी भी है, तो इसी वजह से मेरे दोनों क्रोमोजेंस बन जाएंगे, कैपिटल सी भी है पी भी है, तो दोनों बन जाएंगे, इस वजह से ये पर्पल हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, इन्होंने एक दूसरे के लॉस को कॉम्पनसेट कर दिया या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसके पास पी नहीं था, इसके पास सी नहीं था, जब ये साथ में आए तो सी और पी दोनों हो गए, एक दूसरे के लॉस को कॉम्पनसेट कर दिया, यहाँ से पी मिल गया, यहाँ से सी मिल गया, इस वजह से पर्पल फ्लावर बन रहा है। और जब इस तरीके का फिनोमेना आप देखते हो ना, तो आप इसे बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं ये, ठीक है। अगर साथ में प्रेजेंट होंगे तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वाइट मिलेगा। अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में भी होते हैं ना तो भी वाइट ही मिलता। तो इस तरीके के जो रिलेशन होता है जीन को, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं ये। एपिस्टासिस के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एक टाइप होता है, जब आप एपिस्टासिस पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आता है वहाँ पे भी, ठीक है। सो यहाँ पे जो पूछा था कि दो वाइट फ्लावर वेराइटी थी, उनको हमने क्रॉस किया तो हमें एक पर्पल फ्लावर मिला, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से हमें मिला, और उन जीन्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, हार्मफुल म्यूटेशंस डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम जीन पूल बिकॉज। हार्मफुल म्यूटेशंस क्यों जीन पूल से एलिमिनेट नहीं होती? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि वो रिपीटेडली बनती है। अगर बार बार म्यूटेशंस हुई उस ऑर्गेनिज्म का तो क्या ही होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसमें बार बार म्यूटेशंस हो रही हैं तो वो तो गए हो, वो तो ज़िंदा ही नहीं रहेगा। तो फिर वो अपनी प्रोजेनी को अपने जीन्स कैसे देगा? नहीं देगा। तो फिर वो कैसे जीन पूल में मेंटेन रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो वो हार्मफुल म्यूटेशंस जो हैं, अगर वो बार बार बनेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दौरान क्या होता है, कुछ भी होता है वो बाय चांस होता है। हो सकता है कि जो अच्छा एलील है वो फिक्स हो जाए, हो सकता है अच्छा एलील जो है वो एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है हार्मफुल वाला फिक्स हो जाए, हो सकता है हार्मफुल वाला एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे हार्मफुल म्यूटेशन के एलिमिनेट होने के चांसेस भी बने रहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बाय चांस हो रहा है, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, दे डू हैव सर्वाइवल वैल्यू, अगर इनकी सर्वाइवल वैल्यू होती तो नेचुरल सिलेक्शन के दौरान इनको हम डोमिनेंट कंडीशन में रखते, इनको हम फिक्स कर देते। अब क्या ऐसा होता है कि सिकल सेल एनीमिया के केस में जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है वो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल वैल्यू अच्छी होती है? नहीं ना, उसके अंदर तो दोनों ही एलील के अंदर हार्मफुल म्यूटेशन हो रही है, तो फिर तो उसको सर्वाइव कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दे आर रिसेसिव एंड कैरीड बाय हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, ये रिसेसिव होते हैं और हीट्रोजाइगस इन्हें कैरी कर लेते हैं, इसी वजह से ये एलिमिनेट नहीं होते और जीन पूल में ये फॉरवर्ड कैरी किए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, जो हीट्रोजाइगस होते हैं ना इंडिविजुअल्स, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। जो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं वो तो, उनको तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। जो होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस बने रहते हैं, लेकिन जो हीट्रोजाइगस होते हैं ना उनको बेनिफिट रहता है। इसी वजह से जीन पूल में से हमने अभी तक इसको, मतलब नेचर ने अभी तक इसको एलिमिनेट नहीं किया है।
सो यहाँ पे जो दे आर रिसेसिव एंड कैरीड बाय हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, इसी वजह से जीन पूल में आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं और ये जो एलिमिनेशन यहाँ लिखा हुआ है वो इनका प्रिवेंट हो जाता है। सो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, जीन विच इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इन अदर जीन्स इज। जीन पूछ रहे हैं जो दूसरे जीन के अंदर म्यूटेशन होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, उसे हम कहते हैं म्यूटेटर जीन। देखो म्यूटाजन तब इसका आंसर होता है अगर मान लो कोई प्रोटीन के बारे में बात कर रहे होते या कंपाउंड के बारे में बात कर रहे होते, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है म्यूटाजन आंसर है, लेकिन ये जीन पूछ रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन अभी हमने डिस्कस किया तो वो आंसर नहीं हो सकता, उसका म्यूटेशन से क्या ही लेना देना। हाइपोस्टैटिक जीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जब एपिस्टासिस होता है तो एक जो है वो एक जीन दूसरे जीन के फिनोटाइप को ऑल्टर करता है, उसके एक्सप्रेशन को ऑल्टर करता है। तो जिसका एक्सप्रेशन ऑल्टर हो रहा है, जो दूसरा वाला जीन है, उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, तो उसका भी यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। म्यूटेटर जीन का मतलब ये है कि एक ऐसा जीन जो कि एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर म्यूटेशन रेट को बढ़ाने का काम करेगा। कैसे बढ़ाएगा ये? डीएनए रिपेयर फंक्शन को डिसरप्ट करके। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेटर जीन, यानी कि 92 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इन ऑर्डर टू रिमेन लिंक्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड। अगर मान लो मेरे पास दो जीन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है, तो मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है लिंक्ड है। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड डिस्टेंस चला जाता है तो मैं कहूँगी या तो ये अनलिंक्ड है या फिर ये दोनों के दोनों जीन्स जो हैं वो दूसरे किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50 मैप यूनिट्स, MU यानी कि मैप यूनिट्स, जिसमें हम मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अगर इससे बियॉन्ड चला गया तो मैं कहूँगी कि वो अनलिंक्ड है, अगर इसके अंडर है मैप डिस्टेंस तो मैं कहूँगी कि वो लिंक्ड है। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 50 मैप यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, जीन शेयर्स आर। जीन शेयर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एमआरएनए को कट कर सकते हैं। ठीक है, ये एमआरएनए को कट करने की क्षमता इनके अंदर होती है, तो इनको हम जीन शेयर्स कह देते हैं। एमआरएनए को ये जब कट करेंगे तो उसको बीच में से कट करेंगे, तो ये हो गए एंडोन्यूक्लियसेस। तो ये एंडोन्यूक्लियसेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। किसको कट कर रहे हैं? एमआरएनए को कट कर रहे हैं। सो इनको हम कह देते हैं जीन शेयर्स, हेंस आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टर्म्ड एज। जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी वो यूनिट जिसको रेगुलेट किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको हम ओपेरॉन कहते हैं। जैसे आप लैक ओपेरॉन पढ़ते हो, उसके अंदर एक रेगुलेटर जीन होता है, एक ऑपरेटर जीन होता है, एक ओपेरॉन जो पूरा होता है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो जिस चीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है दैट इज ओपेरॉन। तो यहाँ पे रेगुलेटेड यूनिट पूछा था, रेगुलेटरी यूनिट नहीं पूछा था। ठीक है, सो ओपेरॉन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सिस्ट्रॉन इज। सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये ओपन रीडिंग फ्रेम को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है, स्टार्ट कोडोन से लेकर स्टॉप कोडोन तक का जो सीक्वेंस है उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो ये एक सिस्ट्रॉन हो गया, ये एक सिस्ट्रॉन हो गया। अब इस सिस्ट्रॉन को हम अगर देखें और ये वाला सिस्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इन दोनों का जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है वो एक ही है। तो एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस के अंदर अगर बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं मतलब, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, और ये हमें इसमें बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, उनके अंदर जैसे ओपेरॉन्स वगैरह हम पढ़ते हैं तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है और बहुत सारे उनके अंदर जीन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है उनका ओपेरॉन। दूसरी चीज़, ये जो हमारा जो सिस्ट्रॉन है ये डीएनए का वो यूनिट है जिससे आगे जाके हमारा आरएनए बनेगा, और अगर मान लो एमआरएनए बनता है तो इसी सीक्वेंस से प्रोटीन जो है वो एनकोड होगा। ठीक है, बाकी सब क्या है? राइबोसोम बाइंडिंग साइट वगैरह होती हैं, यहाँ से कुछ प्रोटीन नहीं कोड होता, तो प्रोटीन कोडिंग रीजन सिर्फ इतना रहता है। तो सिस्ट्रॉन क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है डीएनए की। फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे जाके जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनना है वो इसी से बनना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्ट्रॉन हो गया, जिसे हम ओपन रीडिंग फ्रेम भी कह रहे हैं, जिसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि यही जो है वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली प्रोटीन के लिए एनकोड करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय। टर्म जो जीन है वो किसने कॉइन की, यानी कि ये टर्म किसने दी थी? वो दी थी हमें विल्हेम जोहानसन ने, यानी कि W जोहानसन, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय। अभी हमने ट्रांसडक्शन के बारे में देखा था कि जब हम फाज को यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफाज को, हमारा जो जीन है उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और उससे हमारा जो जीन है उसको ट्रांसफ़र करा देते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरियोफाज जब इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को, दैट इज़ ट्रांसडक्शन। नाउ द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड
ट्रांसडक्शन की बात की है। एक होता है जनरलाइज्ड, एक होता है स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड के अंदर सिर्फ लाइटिक साइकिल चलती है और स्पेशलाइज्ड के अंदर लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल चलती हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है बैक्टीरिया का, इसको मेडिएट कौन करता है, देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस देखेंगे। ये हमारा बैक्टीरिया है, ये हमारा वायरस है। वायरस ने अपना डीएनए डाला अंदर। अब कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि जिसके दौरान ये इसको लाइसिस करा सके इस बैक्टीरिया की, तो ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। इसी वजह से ये जो फाज का डीएनए था ये इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम में, इसके बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। अब हम इसे कहेंगे प्रोफाज। अब ये जो प्रोफाज है ये डिसइंटीग्रेट होगा जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, और जब ये डिसइंटीग्रेट होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी क्लियर कट तो नहीं मारेगा, इतना ज़्यादा प्रिसाइज कट तो नहीं मारेगा कि सिर्फ इसी का जो जीनोम है इससे अलग हो। तो साथ में कुछ बैक्टीरिया का जीनोम भी लेके ये अलग होएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन करेगा इस बैक्टीरियल डीएनए में, अपनी कॉपीज़ वगैरह बनाएगा, दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, और जब दूसरे बैक्टीरिया के पास जाके उसको इन्फेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कि इस बैक्टीरिया के जीनोम में और इस बैक्टीरिया के जीनोम में कुछ ऐसा सीक्वेंस था जो होमोलोगस था। ठीक है, और ये जो वायरस है जब ये इससे अलग हुआ तो उस होमोलोगस सीक्वेंस का थोड़ा सा पार्ट इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। ये होमोलोगस सीक्वेंस जब यहाँ पे आता है तो ये देखता है कि अरे ये तो मेरा होमोलोगस है, तो ये यहाँ पे क्रॉस ओवर करा लेता है और एक स्टेबल जीन ट्रांसफ़र हो जाता है रेसिपिएंट सेल क्रोमोसोम के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी तो ये प्रोफाज बना रहा था, और जैसे ही कंडीशन सही हुई ये इससे अलग हुआ, इसने इसका एक जीन का थोड़ा सा पार्ट अपने साथ लिया, और जब दूसरे बैक्टीरिया के पास गया, उसको इन्फेक्ट करने गया, तो उसके वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा दी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब इन्होंने पूछा है कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया में कौन मेडिएट करता है, तो क्योंकि सिर्फ लाइसोजेनिक फेज जो है उसी के दौरान प्रोफाज बन रहा था, तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को मेडिएट कराने के लिए लाइसोजेनिक फाज की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन तभी होगी जब लाइसोजेनिक फाजेस हमारे पास प्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next question, question number 99. The arrangement in which flagella are distributed all around the bacterial cell is known as, यानी कि बैक्टीरियल सेल के हर तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। अगर मान लो है ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे, एट्राइकस। अगर एक साइड प्रेजेंट है और एक ही प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस, दोनों साइड प्रेजेंट है एक प्रेजेंट है एम्फीट्राइकस, दोनों साइड प्रेजेंट है बहुत सारे प्रेजेंट है सिफेलोट्राइकस, हर तरफ प्रेजेंट है पूरा ही सरफेस घेर लिया तो उसे पेरीट्राइकस बोलेंगे, और एक साइड प्रेजेंट है और बहुत सारे प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे लोफोट्राइकस। तो ये कुछ टर्म्स है, यहाँ पे पूछा था कि हर तरफ प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे पेरीट्राइकस बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज। ग्राम स्टेनिंग जब हम करते हैं, बैक्टीरिया को स्टेन करने का ये प्रोसीजर रहता है। इसके दौरान बैक्टीरिया किस तरीके से स्टेन को ले रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये जो स्टेनिंग का प्रोसेस होता है ना, इसमें दो बारी स्टेनिंग की जाती है। एक होती है प्राइमरी स्टेनिंग, एक होती है काउंटर स्टेन यानी सेकेंडरी। सो जो प्राइमरी स्टेनिंग होती है जो सबसे पहले की जाती है, उसके अंदर जो हम स्टेन यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं हमारे क्रिस्टल वॉयलेट हो सकता है या फिर मिथाइलिन ब्लू वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। और जब हम काउंटर स्टेन करते हैं तो उस दौरान हम सैफ्रनीन को भी यूज़ कर सकते हैं, और एक हमारा फ्यूक्सिन में होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, कार्बोल फ्यूक्सिन। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो गलत है, स्पेलिंग ये वाली सही है जो यहाँ पे दिखाई हुई है। ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने NCBI की साइट से निकाला है। होता ये है कि हम इन दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं, सैफ्रनीन को भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बोल फ्यूक्सिन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बी भी है सी भी है। सो आप किसी पे भी टिक कर सकते हो तो वो सही हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है ना कि बेसिक फ्यूक्सिन यूज़ करना चाहिए। सो बेसिक फ्यूक्सिन में कार्बोल फ्यूक्सिन भी आता है। ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है फिनॉल का और एक बेसिक फ्यूक्सिन का, जो कि बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसीजर में यूज़ होता है। तो कार्बोल फ्यूक्सिन इज ऑल्सो अ बेसिक फ्यूक्सिन। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेसिक वो कार्बोल के लिए लिखा है, तो हेंस NCBI की साइड से मैंने लिया है, तो दिस इज़ लाइक समथिंग जिसमें हम रिलाई कर सकते हैं। सो बी और डी दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने CUSET 2019 MSc लाइफ साइंस का जो पेपर है वो वाइंड अप कर लिया, 100 क्वेश्चन तक हमने कवर अप कर लिया, एंड आई होप कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इफ़ येस देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।